अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दर हकीकत के साथ बिलाल अहसन आपका मेजबान हाजिर है। नाज़रीन, मुल्क में इस वक्त मईशत 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 ये तीन अल्फाज जो है बहुत ज़्यादा इसकी रुदगुरानी हो रही है। और मैं क्या पूरे अवाम इस बात को जानते हैं कि मुल्क में जो भी इस वक्त गिराने की जो सूरत हाल है उससे एक आम आदमी के साथ साथ शायद के मेरे ख्याल में अमीर और गरीब दोनों ही परेशान हैं। लेकिन बहरहाल एक नई जो सूरत हाल डेवलप हुई है वो नई सूरत हाल डेवलप ये हुई कि एक आलमी तंजीम है उसने जो एक सर्वे किया, उस सर्वे के मुताबिक उन्होंने हुकूमत की वो तमाम ख्वाबों को चकनाचूर कर दिया जिसमें इनका कहना था कि माली साल 2019 और 20 और 21 में इनकी जो जीडीपी ग्रोथ है वो तकरीबन 4%, 3.5 से 4% तक जाने की उम्मीद कर रहे थे। इन्होंने दावा भी किया था। लेकिन एक सर्वे जो कि अखबारी रिपोर्ट में शाया हुई उसके मुताबिक ये था कि पाकिस्तान की अपनी जो ग्रोथ है वो 2.5% पर जाएगी। और इसके अलावा सबसे ज्यादा इस पूरी खित्ते के अंदर जो जीडीपी ग्रोथ की जो पेशनगोई की गई वो पेशनगोई थी बांग्लादेश की, जो कि 8% के करीब उनका कहना है कि ये जाएगी। इंडिया की भी ग्रोथ जो है वो 6% रहेगी और पाकिस्तान की जो ये 3.5 और 4% कह रहे थे वो 2.5% पर जाएगी। सो सर्वे की क्या वजूहत है? हमारी मईशत क्यों इतनी ज्यादा जो है वो अंडर प्रेशर नजर आ रही है? हालांकि स्टॉक मार्केट हमारी काफी तेजी में जा रही है, डॉलर के रेट भी एक मखसूस जगह पे आकर जो है मुंजमद हो चुके हैं। रुपए की कतर गो के काफी गिर गई थी लेकिन फिर भी आहिस्ता आहिस्ता वो संभल रही है। ताजिर, सनतकार, बड़े ताजिर हों, बड़े सनतकार हों या एसएमईज हों, ये क्यों परेशान है, क्यों खौफजदा है, क्यों एक लिक्विडिटी जो होती है रकम की उसकी ज्यादा क्यों नहीं हो रही है? क्या वजह है? सिर्फ करंट अकाउंट खसारे पे ही हमारी हुकूमत अटकी हुई है कि करंट अकाउंट खसारा 28% कम हो गया, 30% कम हो गया, 32% कम हो गया। सवाल ये पैदा होता है कि आवाम को रिलीफ कहां मिलेगा, कब मिलेगा? इसी को जानने के लिए आज हमने ये प्रोग्राम, ये महफिल सजाई है कि दर हकीकत पस मंजर क्या है। इस महफिल को रौनक बख्शने के लिए जिन मेहमानों ने आज शिरकत की है, तो सबसे पहले मैं आपका उनसे तारुफ करवाता चलूं कि मेरे पहले मेहमान हैं मियां जाहिद हुसैन, सदर बिजनेसमैन फोरम, और भी बहुत सारे इनके ओहदे हैं जो कि वो खुद बताएंगे। इसके मेरे दूसरे मेहमान हैं जनाब सुलेमान चावला साहब जो कि सदर है साइट एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के। मेरे तीसरे मेहमान है रिजवान इरफान साहब जो कि सदर है कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स एसोसिएशन के। आप तीनों मेहमान का बहुत शुक्रिया कि आप बहुत ही कीमती वक्त में निकाल के यहां तशरीफ लेकर आए। नाज़रीन, इसी इंट्रो को पस मंजर में रखते हुए हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इससे कबल हम एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं। उस रिपोर्ट के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। मईशत मईशत और मईशत इस वक्त मुल्क का सबसे अहम मौजू है। मुल्क में हो या बैरून मुल्क, हर कोई पाकिस्तान की मईशत का खित्ते के दीगर ममालिक की मुआशी सूरत हाल से तकाबुल कर रहा है। मुल्क की ताजिर और सनतकार सनती पैदावार खित्ते के दीगर ममालिक से मुवाजना करते हुए कहते हैं कि पैदावारी अखराजात ज्यादा होने की वजह से दीगर ममालिक के मसनूआत से मुकाबला नहीं कर सकते। अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक बैनुल-अक़वामी सर्वे करने वाली एक तंजीम ने कहा है कि पाकिस्तान में महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत और टैक्सों का बोझ मुल्क के अहम मसाइल हैं। मसाइल को फीसदों में कुछ इस तरह बताया गया है कि मुल्क में 81% महंगाई, 79% बेरोजगारी, 56% गुर्बत, 55% टैक्सों और सिर्फ 2% करप्शन और अकरा परवरी है। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक अगले माली साल में पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ 3.5 के मुकाबले में 2.5%, भारत की 6%, जबकि बांग्लादेश की ग्रोथ 8% से ज्यादा होगी। लेकिन इसके बरक्स हमारी इकोनॉमिक मुशरान कौम को नवेद सुना रहे हैं। 2020 में मुल्क की मईशत आसमान की हदों को छू रहा होगा, जबकि मासी में बरामद कुनंदगान कहते नहीं थकते थे कि अमन अमान की सूरत हाल ठीक हो और रुपए की कदर में कमी आने से मुल्क की बरामदात में इजाफा हो जाएगा। लेकिन कौम ने देख लिया कि नतीजा ढाक के 3 पाथी निकले। बहरहाल इसमें कोई शक नहीं है कि ताजिर मोहब्बे वतन होने के साथ साथ अमली तौर पर मुल्क की मईशत को तरक्की देने के लिए जहाद कर रहे हैं। एक जानिब स्टेट बैंक कौम को मुल्क की ज़र मुबादले में इजाफे की नवेद सुना रहा है, तो दूसरी जानिब स्टॉक मार्केट भी तेजी दिखा रही है। एसएमईज जो कि किसी भी मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी का दर्जा रखती हैं, वो एफबीआर की पॉलिसी से खौफजदा हैं और शायद यही वजह है कि बाजारों में गहमा गहमी नहीं है। लेकिन अवाम कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत के दौर में महंगाई हद से ज्यादा बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से लोगों की कुव्वत खरीद कम हो गई है। अमीर अमीर तर और गरीब गरीब तर होता जा रहा है। खुदकशी करने वालों की तादाद में भी इजाफा हो रहा है। वेलकम नाज़रीन, प्रोग्राम दर हकीकत में हम दोबारा हाजिर हैं। और प्रोग्राम को जब इब्तिदा हमने की थी तो हमने यही कहा था कि मईशत और इकोनॉमिक की जो भी बुरी सूरत हाल है, उस सूरत हाल की क्या सबब है, उस पर हम ये 3 मेहमान हमारे साथ मौजूद है, मियां जाहिद हुसैन, सुलेमान चावला साहब और रिजवान इरफान साहब। इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मियां जाहिद हुसैन साहब, आपसे हम बात करते हैं कि आप माशाल्लाह बहुत ही पुराने, बहुत ही जहादीदा एक बिजनेसमैन भी हैं,
ताजिर और सनतकार हैं, बड़े फोरम के आप लीडर भी हैं, क्या वजूहत हैं कि इतने सारे दबाव होने के बावजूद इमरान खान को आपने बड़ा सपोर्ट भी किया, 1.5 साल हो गए, इसके बावजूद जो है वो मईशत बहुत ज्यादा जो है वो नीचे दबती चली जा रही है, क्या वजूहत हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने यहाँ मदऊ किया और इज्जत अफजाई की। आपने मेरे दूसरे डेजिग्नेशन का कहा था। जी जी जी। तो मैं जो हमारा इस वक्त FPCCI का रूलिंग ग्रुप है, अभी हमने जो इलेक्शन जी 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 बिल्कुल, तो उसका बिजनेसमैन पैनल का मैं सीनियर, उसके लिए मैं मुबारकबाद भी दे दूं कि सर आपकी ग्रुप ने इस मतलब कामयाबी हासिल की। मेहरबानी जनाब। और इसके अलावा ऑल कराची इंडस्ट्रियल अलायंस का भी मैं प्रेसिडेंट हूँ। बहुत खूब। तो आपने जो मईशत की बात की, तो अभी हमारी चंद दिन पहले ही प्राइम मिनिस्टर साहब से और उनकी पूरी जी जी इकोनॉमिक टीम से इस्लामाबाद में प्राइम मिनिस्टर हाउस में एज ए फेडरेशन के ग्रुप के आप कहते हैं जो इलेक्टेड ग्रुप था, बिल्कुल। तो हमारी उनसे मुलाकात हुई और हमने जो इस वक्त जो आपने भी अपने इंट्रो में जो चीज़ें बताई हैं, तकरीबन यही सारी चीज़ें हमने प्राइम मिनिस्टर के सामने रखी और हमने उनको बताया कि जी पहला जो ग्रुप आता था वो तो कासा लिसी करता था और आके आपको गलत रिपोर्ट्स देता था, जबकि दर हकीकत जो इकॉनमी की असल सिचुएशन है वो ये है जो आपने भी अपनी अपनी रिपोर्ट में दी। वो सारी चीज़ें हमने उन्हें जॉट डाउन करके उनके सामने रखी कि ये सिचुएशन है और इसके मुताबिक अब आप बताइए कि आपने करना क्या है और किस तरह करना है। तो बात यह है कि इस वक्त फ्रैंकली स्पीकिंग जो प्राइम मिनिस्टर की टीम है उसके पास अपने अदाद शुमार है और वो अपनी बातें करते हैं, लेकिन अगर हम देखें उसको गौर से तो यही पोजीशन है जो इस वक्त हम बता रहे हैं। अब आने वाले दिनों में जो कहती है हुकूमत कि 1-1.5 साल में हालात ठीक हो जाएंगे, आपको अगर याद हो आज से 1 साल पहले भी हुकूमत यही कहती थी कि 1-1.5 साल में हालात अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, वो 1-1.5 साल गुजर चुका है और अब फिर वो कह रहे हैं कि 1-1.5 साल में हालात ठीक हो जाएंगे। वेयर एज कि हमने प्राइम मिनिस्टर साहब से कहा है कि ये 1-1.5 साल में मजीद भी हालात ठीक नहीं होंगे, इवन अगले 3-4-5 साल में भी हालात ठीक नहीं होंगे। बिल्कुल। उसमें जो बुनियादी मसला है, अगर आम आदमी की आसानी के लिए अगर मैं समझा दूं, मसला ये है कि हमारी जो इंपोर्ट है वो पहले थी $60 बिलियन, बिल्कुल। एक्सपोर्ट थी हमारी $23 बिलियन, बिल्कुल। तकरीबन उसमें $37-38 बिलियन का खसारा था। बिल्कुल। अब हुकूमत के पास ये हल था आसान कि आप फौरी तौर पे इंपोर्ट रोक लें, और वो किया उन्होंने उस पर RDs वगैरह लगा के और कई चीजें करा के तो और फिर रुपया भी जो डिवैल्यू हुआ, तो उसके नतीजे में इंपोर्ट्स बहुत महंगी हो गई। ठीक, अब वो उन्होंने इंपोर्ट्स को रोका। इंपोर्ट्स को जब सप्रेस किया तो तकरीबन $10 बिलियन की जब आप इंपोर्ट्स कम करेंगे तो $10 बिलियन का मतलब ये होगा कि जितने डाउन द लाइन पाकिस्तान में जो लोग इंपोर्ट से वाबस्ता थे, वो कारोबार करते थे, उन सब के कारोबार खत्म हो गए। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से फिर इंपोर्ट से रिलेटेड जो इंडस्ट्री थी, जैसे हमारी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 6% कम हो गई, अब उससे भी बेरोजगारी का सैलाब आया, महंगाई का सैलाब आया, बेरोजगारी का सैलाब आया। अच्छा, अब आपने इससे इंपोर्ट, तो ये हमने प्राइम मिनिस्टर को बताया, आपने इंपोर्ट तो रोक ली या कम कर ली, उससे आपने खसारा यानी जो ट्रेड डेफिसिट था उसको इमीडिएटली आपने कंट्रोल कर लिया जी। लेकिन दूसरी तरफ एक्सपोर्ट तो बढ़ी नहीं। अब आप इंपोर्ट को कितना अरसा रोकेंगे? जब तक आप रोके रखेंगे तब तक आपका GDP स्लो से स्लो होता चला जाएगा। जो 5.8% था नून लीग के दौर में, वो इस साल हो गया 3% और अगले साल होगा 2.5% या 2.4%। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब तक आप इंपोर्ट को रोक के रखेंगे तो तिजारती सरगर्मियां आपकी मांग पड़ी रहेंगी, आपकी डिमांड, और फिर आपने मार्कअप का रेट बढ़ा, ड्यूटीज में भी आपको रेवेन्यू में जब आप मार्कअप का रेट भी इतना बढ़ाएंगे तो उसका मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट डेलिबरेटली मुल्क में इकोनॉमिक एक्टिविटी को कम करना चाहती है। बिल्कुल। तो जब आप कम करेंगे तो उसका रिफ्लेक्शन जो है वो आपका GDP पे आएगा, बेरोजगारी पे आएगा, महंगाई पे आएगा। अब इसका दूसरे लफ्जों में मतलब यह है कि अगर आपने इकोनॉमिक एक्टिविटी को प्रमोट करना है तो फिर आप इंपोर्ट को खोलेंगे। जब इंपोर्ट को खोलेंगे फिर वही पोजीशन हो जाएगी जो पहले थी। जब तक आपकी एक्सपोर्ट ना बढ़े उस वक्त तक आप एक्सपोर्ट क्यों नहीं बढ़ रही? अब एक्सपोर्ट जो नहीं बढ़ रही उसकी बुनियादी वजह यह है कि आपने रुपया तो डिवैल्यू किया, यानी आपने अपनी चीजें एक्सपोर्ट के लिए सस्ती कर दी, लेकिन दूसरी तरफ आपने उसमें ये जो 5 रेटेड सेक्टर थे उनका वो आपने खत्म कर दी 0 रेटिंग और उनको सेल्स टैक्स रिजीम में लेके आ गए। ठीक है, अब आप उनके रिफंड नहीं दे रहे। 200 अरब रुपए के सेल्स टैक्स रिजीम में तो लोकल पे लेकर आया ना, इंपोर्ट पे तो ये भी 0 रेटेड है। टोटल जितना एक्सपोर्ट पे नहीं, टोटल जितना बिजनेस था 5 रेटेड सेक्टर्स का, उसमें उन्होंने उसको 17% सेल्स टैक्स लगा दिया। बिल्कुल सही। और कहा जो आप एक्सपोर्ट करोगे उसका आपको रिफंड मिल जाएगा। जी। रिफंड 130 अरब रुपए के स्टकअप हो गए, वो दे नहीं रहे आप।
सिस्टम आपने बनाया। लेकिन अभी तो रिपोर्ट आई थी तकरीबन 30 अरब तक उन्होंने रिफंड कर दिए हैं। हाँ, 30 अरब 170 में से 30 अरब कर ग्रेजुअली कर रहे हैं ना, ग्रेजुअली कर रहे हैं वो। बात यह है कि 170 अरब रुपए मार्केट से तो निकल गया। हाँ ये तो है। लोगों का कैश फ्लो कम हो गया। अगर मैं आज आपकी तनख्वाह मैं रोक लूं मिसाल के तौर पे और आपको तनख्वाह ना दूं तो आप काम कैसे चलाएंगे? बिल्कुल सही है। तो इन्होंने यही किया कि बिजनेसमैन का जो रुपया था वो तो आपने खींच लिया, वो आप उसको दे नहीं रहे। 170 अरब में से 30 अरब रुपया आपने दे दिया, तो उसमें पूरी की पूरी ट्रेड जो है आपकी, जो पूरी चेन थी जीरो रेटेड वाली, वो सारी की सारी मुतासर हो गई। आपने उनको बिजली और गैस का वादा किया था कि जी हम आपको डिस्काउंटेड रेट पे गैस और बिजली देंगे, वो आपने दोबारा उनको रेट, लेकिन वो तो मुमकिन ही नहीं था, इसलिए कि जब आप आईएमएफ पे चले गए तो आईएमएफ के जाने के बाद तो सस्ती चीजों का तस्वुर ही नहीं है। नहीं, आईएमएफ ये नहीं कहती। आईएमएफ ये कहती है कि बिजली के शोबे में, गैस के शोबे में आप लॉस ना करें, ठीक, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आप विद इन विच अगर आप मैनेजमेंट अपनी यूं करते हैं कि बिलाल साहब एक्सपोर्टर हैं, बिलाल साहब को मैं ये चीज 100 रुपए की है मगर 70 रुपए की दूंगा, ठीक है, ये इंपोर्टर है, इनको मैं चीज 130 रुपए की दूंगा, तो मैंने लॉस नहीं किया ना। लेकिन आपको मैंने अगर एक चीज सस्ती दे दी तो उसके नतीजे में क्या होगा कि आप अपनी एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइज कर लेंगे। अब गवर्नमेंट ने ये सब वादे उनसे कर लिए और अब उसके ऊपर फिर उनका एरियर भी मांग रहे हैं उनसे। मैं मकसद ये है कि अगर आप गवर्नमेंट की भी कोई जुबान होती है, ठीक, आम आदमी की जुबान तो जुबान होती है, गवर्नमेंट की जुबान तो बहुत बड़ी चीज होती है। अब वो आप एक चीज करके, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने जो वादे किए थे वो सब मुकर चुकी है, सब मुकर चुकी है। अब आटा, गैस, बिजली, सारी चीज का आपके मुल्क में बहरान और जो क्राइसिस आ रहा है। अच्छा, ये गैस की जो शॉर्टेज है, अभी हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, अब गैस की जो शॉर्टेज है ये क्यों है जी? गैस की शॉर्टेज हमारे मुल्क से खत्म हो चुकी है। आप एलएनजी मंगाइए, जितनी चाहिए आप लोगों को दीजिए, ठीक, प्राइस का डिफरेंस होगा, लेकिन प्राइस तो आपने लोगों से लेनी है ना। आप लोगों को जो चीज महंगी मिलेगी महंगी बेचते हैं, ठीक, लेकिन आप उनको चीज ही नहीं दे रहे। उसके नतीजे में क्या है कि आपके मुल्क में पूरी की पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो बिल्कुल ही वो मफलूज जुनून हो का गई। शिकार है। लोग बेरोजगार हो रहे हैं और बड़ी तेजी से हो रहे हैं। यानी एक चीज होती है महंगाई, एक चीज बिल्कुल, और एक चीज होती है बेरोजगारी, और एक कुछ होती है मिसप्लानिंग। अब नहीं प्लानिंग, हाँ, इन्होंने जो बैड गवर्नेंस है ना जी। आप गैस तो आज भी मंगा लें, एक हफ्ते में पहुंच जाएगी, ठीक, लेकिन वो गैस नहीं मंगाएंगे, वो चीजें ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे, चीजों को सिंक्रोनाइज नहीं करेंगे। वो मैं सलमान साहब से बात करता हूं इस मामले पे, गैस के मामले पे। ये गैस के आपके इंडस्ट्री में आपकी बड़ी स्टेटमेंट भी आई कि गैस की ना होने की वजह से इंडस्ट्री हुई, तो मियां जाहिद साहब कह रहे हैं आरएलएनजी, लेकिन आप लोगों ने आरएलएनजी लेने से इनकार कर दिया। असल में जो मसला है वो दूसरा है कि सिंध में गैस हमें पूरी नहीं देते वो, और वो आपने आरएलएनजी देनी है ना, आप पंजाब को दीजिए, आप रेजिडेंशियल्स को दीजिए। आपने रेजिडेंशियल्स को देते हुए आप इंडस्ट्री को बंद कर रहे हैं। दुनिया में हर जगह जो प्रायोरिटी होती है वो इंडस्ट्री होती है, इंडस्ट्री को आपने सेकंड प्रायोरिटी पे डाल दिया। आप इंडस्ट्री को जब गैस नहीं देंगे तो वो कैसे परफॉर्म करेंगे? पिछले 1.5 महीने से साइड एरिया में और सारे इंडस्ट्रियल एरिया में गैस ही अवेलेबल नहीं है। जब गैस अभी जो आपने एहतजाज किया था तो उसके बाद क्या सूरत हाल बेहतर? उसके बाद कोई सूरत हाल थोड़ी सी बेहतर हुई 10-15%, मगर अभी भी वही हाल है कि प्रेशर ही नहीं मिलता हमें। जब प्रेशर नहीं मिलेगा तो हम एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स कहाँ से पूरे करेंगे, सारी चीजें कैसे करेंगे? और आप जब इंडस्ट्री को प्रायोरिटी नहीं देते, और मजेदार आपको बात ये बताऊं कि दुनिया में यूएफजी जो है वो 2% होता है, यहाँ पे हमारे यहाँ 25% है जो उनका कोटेड है, वो उसको वो कंट्रोल नहीं करते। 50 साल पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर डाला हुआ है, उसको वो अपग्रेड नहीं करते। और जब तक ये इंडस्ट्री को और डोमेस्टिक की लाइनों को अलहदा नहीं करेंगे ये मसला इनका हल नहीं होगा। नहीं, मतलब ये है कि आपको लास्ट टाइम मेरी लारिक साहब से, सईद अहमद लारिक साहब जो चीफ डिस्ट्रीब्यूशन है, उनसे मेरी बात हुई थी। उनका कहना ये था कि आप लोग 158 आर्टिकल का सहारा लेते हैं कि जो सूबे में मदनियात होगी वहीं आप पूरा कर सकते हैं। बात यह है कि ये तो मेरे ख्याल के जब से मैं सहाफत मैंने शुरू की 80 की दिहाई से, उस वक्त से मैं यही सुन रहा हूँ 158 का होता है, ये होता है, वो होता है। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आ गई, वफाक पे पीपल्स पार्टी आई, उस वक्त ये मामला हल नहीं हुआ। अब बात वही होती है कि क्या इंडस्ट्रियलिस्ट प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को बुला के अपने प्रोग्राम में तो बड़ी तारीफें करते हैं कि आपने ये कर दिया, हम ये करेंगे, और तालियां बजती हैं, खाना खिलाते हैं, चले जाते हैं। फिर बाद में बैठ के आप लोगों के मसाइल हल नहीं होते। तो ये तो गुज़श्ता 40 साल से मैं यही देख रहा हूँ, फिर ये मामला क्यों नहीं हल हो रहा है? ऐसा नहीं है। हाँ। मामला हम तो कभी भी नहीं कहते, हमने तो हर फोरम में जाके इसको हमने सिर्फ बोलने से तो कुछ नहीं होता ना सलमान साहब। बोलने से हम ने पिछले वीक भी एहतजाज करा, सुई गैस में चलिए एहतजाज कर लिया, क्या मसला क्या हल हुआ? उन्होंने हमसे वादा करा, वो वादा पूरा नहीं करते तो हम उसके आगे क्या कर सकते? देखिए मेरे कहने का मकसद ये है कि
इंडस्ट्रियलिस्ट की एक हैसियत होती है। माशाल्लाह आप लोग जितना काम कर रहे हैं, आप तो जहाद कर रहे हो यार। नहीं, उसमें होता क्या था, देखिए जहाद कर रहे हो आप लोग तो। कराची चैम्बर आवाज उठाता था, इनके पास रिसर्च भी है, डेवलपमेंट भी है, सिराज तेली जैसा लीडर भी है, ये लोग बात करते थे। फेडरेशन में जो लोग बैठे होते थे वो मक्खन लगाते थे। तो इस तरीके से एक चैम्बर जब बात करता है, एक अच्छी बात करता है, फेडरेशन में लोग बैठ के मक्खन लगाएंगे तो उसका असर जाहिर हो जाएगा। अभी हमने प्राइम मिनिस्टर साहब को बिल्कुल जाके कैटेगोरिकली बताया कि हम आपके सच्चे दोस्त हैं, हम आपको सही बात बता रहे हैं, हम आपको डार्क में नहीं रखना चाह रहे। हमने उनको जाके बिल्कुल सच्ची सही बात। मियां साहब मेरी बात है, जाहिर साहब बात यह है कि चलिए आपने सच्ची बात बता दी, तो क्या रज़ाक दाऊद साहब, जो कि मैं समझता हूं कि ग्रास रूट लेवल के बंदा है, जो कि नीचे से ऊपर आया, या शब्बर जैदी साहब हैं जो कि प्रैक्टिकल आदमी है, क्या इन्हें नहीं पता? इन्होंने प्राइम मिनिस्टर को नहीं बताई? देखें, बात यह है वो बता रहे हैं या नहीं बता रहे, असल बात पता क्या है, वो जब वन साइडेड बात करते हैं, गवर्नमेंट होती वन ट्रैक, बिल्कुल सही होती। उनको हम है दूसरा अच्छा इच्छा नजर आ रहा होता है। नहीं, हमें दूसरा पहिया ना, हम दूसरा पहिया। हम जब तक जाके उन्हें वो चीज नहीं बताएंगे, अमली हकायक नहीं बताएंगे, ग्राउंड रियलिटीज नहीं बताएंगे, लोग कितने आज मिसाल के तौर पे जी कराची में 25,000 बंदा ले ऑफ हो गया, अगर हम उनको ये सारी बातें जाके नहीं बताएंगे तो उनको क्या पता। तो ग्राउंड रियलिटीज जो है, जैसे अब रिजवान साहब बैठे हुए हैं, अब ये जो हकायक हैं, हमसे ज्यादा हकायक तो इनको पता है, क्यों कि ये तो और ग्राउंड उसमें सॉरी अपना ग्रॉस रूट लेवल पर बैठे हुए हैं। तो लिहाजा ये चीजें जो हैं, जितनी हकायक इन्हें पता होंगी उतनी शायद मुझे नहीं पता होंगी, जितने इनको पता होंगे उतने शायद मुझे। लेकिन सलमान साहब बात सिंपल सही है ना कि आप लोग क्या लड़ रहे हैं, लेकिन कॉस्मेटिक्स लड़ रहे हैं, मतलब कोई उसकी गहराई नहीं। नहीं, हकायक हम रिसर्च पे लड़ रहे हैं, वो तो अब लड़ रहे होंगे ना। नहीं, हम रिसर्च पे लड़ रहे हैं, हम सारी उनको जो फैक्चुअल चीजें हैं वो बताते हैं, और उसमें उनकी भी काफी कोशिशें होती हैं कि इस मसले को हल करें, मगर जो ऊपर वो लोग इख्तियार में बैठे हुए वो इसको मसले मतलब ब्यूरोक्रेटिक रुकावटें शुरू हो जाती हैं, वो उसमें मसले का हल नहीं हो पाता। अच्छा, आपकी अपनी जराए क्या कहते हैं कि सिंध में गैस है? सिंध में गैस, देखिए प्रॉब्लम जो इंडस्ट्री के हवाले से तो इंफॉर्मेशन होगी अंदर की कहानी, हमने जो रिसर्च करी है उस हिसाब से अगर सिंध में जो 5 साल पुराना कोटा है वो अगर पूरा हो जाए तो ये जितने मसाइल हैं वो खत्म हो जाएंगे, और हमें इंडस्ट्री को गैस मिलनी शुरू हो जाएगी तो हम प्रोडक्टिव हो जाएंगे। अभी असल में मसला ये है कि हम प्रोडक्टिव ही नहीं हो पाते। गैस अच्छा, ये हर साल की कहानी है, ये हर साल की कहानी है सीजी स्टेशन और इंडस्ट्री, और हर साल वो सीवियर होती चली जा रही है, आबादी जूं बढ़ रही है, तो वैसे जब तक ये ऊपर से इंस्ट्रक्शन नहीं आएंगे, इंडस्ट्री की अलग डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगी और रेजिडेंशियल की अलग नहीं होगी, ये मसला खत्म नहीं होगा। रिजवान साहब, जाहिर साहब ने भी आपके ग्रास रूट लेवल के आदमी हैं, क्या प्रॉब्लम है? बहुत आज भी ताजिरों को बुलाया हुआ है प्राइम मिनिस्टर ने। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि आपका प्रोग्राम का नाम इधर हकीकत है, तो हकीकत पसंदाना बात करेंगे तो मजा आएगा। पस मंजर बताएं ना, वजह बताऊं मैं आपको, वजह यह है कि छोटे ताजिरों को कभी भी जो है अहमियत नहीं दी गई, ना उनको बुलाया गया, ना उनके मसाइल हल किए गए। तो अब जो है वो गवर्नमेंट को पता चल रहा है कि भाई मैं यहीं पे एक बात काट रहा हूँ मेरे साहब, हकीकत ये बताइए रिजवान साहब ने कि चैम्बर ने और फेडरेशन ने हमेशा छोटे ताजिरों को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल किया। नहीं, देखें मैं आपको गुजारिश करता हूँ, देखें जो लोग पहले बैठे हुए थे ना वो यकीनन यही करते थे, लेकिन अब मैं कह रहा हूँ कि रिजवान साहब जैसे लोग जो हैं, हाँ अपनी बात कंप्लीट ये तो हमारी आंख और कान है, ये आप हमें बताएं, हम इनके तो इनके हम अपनी पलकें बिछाएंगे। बता चलूँ, असल में वजह है कि हमारे जो छोटे ताजिरों के मसाइल हैं वो मेन मसाइल हैं। अभी मैं आपको बताता चलूँ कि हमारी मार्केट में बहुत से दुकानदार ने दुकानें बंद कर दी। जो हालात है, जो आप देखें, अभी आपने मियां साहब ने बताया कि एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ानी थी और इंपोर्ट खत्म करनी थी। अभी आप देख लें, गंदुम जो है वो एक्सपोर्ट कर दी सस्ते दामों में और महंगे दामों में इंपोर्ट कर रहे हैं गंदुम। सस्ते दामों एक्सपोर्ट नहीं की उन्होंने, अफगानिस्तान को 40,000 मैट्रिक टन तोहफे में दिया था कि हमसे हमारी दोस्ती हो जाएगी। यहाँ आवाम बढ़ रही है। नाज़रीन, रिजवान साहब की गुफ्तगू जारी है, मैं एक ब्रेक लूंगा, उसके बाद इनसे ही शुरू करूंगा मैं। लेकिन यहाँ बोलता हुआ चलूं कि जिस मुल्क को हमने 40,000 मैट्रिक टन गंदम दिया था तो हमने सोचा वो आटा खा के हमारे दोस्त बन जाएंगे, लेकिन हमारी हुकूमत को नहीं पता अगर नमक वो भारत का खाते हैं तो लाजमी सी बात है हमारे वफादार कहां से रहेंगे। लेकिन यह है कि पाकिस्तानी कौम को उन्होंने क्राइसिस में मुब्तला कर दिया। हम यहाँ पे लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद जब हम हाजिर होंगे तो दोबारा जो भी इसकी पस मंजर में है हम उसको जानने की कोशिश करेंगे। साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम द हकीकत में हम दोबारा हाजिर हैं और इस प्रोग्राम में पाकिस्तान की मईशत, जो कि मुल्क की मईशत के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं। मियां जाहिद हुसैन, सलमान चावला और रिजवान इरफान मेरा हमरा मौजूद है। वक्फे में जाने से कबल रिजवान इरफान साहब
कोई कुछ बात रह गई थी जो कि अपनी दिल की भड़ास निकालना चाह रहे थे, तो सर मैं आपको बताया चलूँ, देखें आप गंदम का कितना शॉर्टफॉल हो गया, बेचारे गरीब आदमी को रोटी नहीं मैसर है। जो हमारे यहाँ गंदम होती है वाफिल मिकदार में, अब पाकिस्तान ज़रूरी मुल्क है और इसको जो है इंपोर्ट करनी पड़ रही है वीट बाहर से। आपने अभी बताया राय साहब ने कि एक्सपोर्ट बढ़ानी थी और इंपोर्ट खत्म करनी थी। अब गवर्नमेंट खुद जो है वो इंपोर्ट कर रही है वीट को और एक्सपोर्ट कर दिया उन्होंने, या बाहर अफगानिस्तान भेज दिया उन्होंने। वो मेरा ख्याल है कि ये पहले मर्तबा नहीं हुआ, नवाज शरीफ के दौर में भी हो चुका है ये। लेकिन इतना बुरान नहीं था जो बुरान अब है, जो महंगाई का सैलाब अब है वो इतना नहीं था। आप देखें गरीब आदमी को ना रोटी मिल रही है, ना उसके पास कपड़ा है, ना जो है उसके बाद चीनी मिलने का, आप आगे बुरान चीनी का आ रहा है 85 रुपीज। और उसके बाद अभी देखें चिकन जो है 50 रुपए बढ़ गई है। जो एक आदमी बेचारा गरीब आदमी वो जो है वो थोड़ी सी मुर्गी लेके जो गुजारा कर लेता, वो कहता था कि मैं गोश्त मुझे मिल गया एक चिकन का, वो भी नहीं खा सकता लोग। तो ये हालत है। गवर्नमेंट को जो है इसमें देना चाहिए, जो गरीब आदमी है उसको फेवर देना चाहिए, उसमें आसानी पैदा करे। आप एक जो कारोबार से वाबस्ता हैं जी, इलेक्ट्रॉनिक्स से, आपके मसाइल हल हुए नहीं हुए? कोई मसाइल हल नहीं हुए। मैंने आपको बताया चलूं, हमारी 12 बिहार के चेयरमैन से मुलाकात हुई, मुशीर तिजारत से मुलाकात हुई, हमने उनको लेटर भी भेजे कि जो लाखों की तादाद में मोबाइल बंद हो गए, मोबाइल जो है वो ड्यूटी पेड आइटम है, मैंने आपको बताया है, उसकी ड्यूटी लेके गवर्नमेंट उसको जो है क्लियर करे ताकि गवर्नमेंट के रेवेन्यू में इजाफा हो और आम आदमी तक ये पहुंच सके। तो कुछ भी नहीं हुआ। वो अभी गवर्नमेंट जो है बस वो लारे लपे दे रही है, टाइम डिले कर रही है, टाइम देती है, बाकी और कुछ नहीं कर रही है, सिर्फ जो है अपना टाइम पूरा करना है। अच्छा, आपके एक चीज है रिजवान साहब, आप नाराज ना हो तो मैं बता दूं, आप क्या जो एसएमईज में इसमें इतने ज्यादा ग्रुप एसोसिएशंस हैं, हर एसोसिएशन जो है वो अपने आप को लीडर कहती है, हर एसोसिएशन कहती है कि हम मसाइल को हल कर देंगे, लेकिन बात वो ये होती है कि आप लोग में इत्तेहाद भी तो नहीं है ना। इस इत्तेहाद ना होने की वजह से गवर्नमेंट के जो एहलकार हैं वो फायदा उठाते हैं। इत्तेहाद सब में है, असल में नीयत देखनी चाहिए। जो आदमी जो काम करा सकता है उसकी नीयत देखनी चाहिए। एसोसिएशन हमारी रजिस्टर्ड है। आप जो तो सारी रजिस्टर्ड है नहीं, बहुत से रेस्टोरेंट जो रजिस्टर्ड नहीं है, आप उनको भी देखें, जो गवर्नमेंट बॉडी से रजिस्टर्ड है, आप उनको बुलाएं, आप उनका काम करें। मैं आपको बताऊं, हमारे 10,000 दुकानदार, आप लोगों ने हड़ताल की कॉल दी जी, उसका छोड़ दिया जी, उसके बाद आप पता नहीं लॉलीपॉप दे दिया आपको उन्होंने और आप खामोश हो गए। तो सवाल ही पैदा होता है कि आप लोग भी तो एक प्रैक्टिकल बने ना। नहीं, हड़ताल हमने की, हमने हड़ताल की। जब गए गवर्नर साहब ने बुलाया हमें, हमारे से बात करी बिहार के चेयरमैन से, और वहां भी मैंने ये बोला कि अगर हमारे मसाइल हल नहीं हुए तो हम हड़ताल करेंगे, और हमने हड़ताल की। पूरे 2 से 3 दिन हमने हड़ताल की और अपने मुतालबात, जायज मुतालबात बहुत। अभी शनाख्ती कार्ड का मसला जो है ना गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है, वो मेरे ख्याल में इनको भी मना कर दिया शनाख्ती कार्ड जो है ना, शनाख्ती कार्ड का मसला जो है वो सिर्फ IMF के पास है, सरकार के पास कुछ नहीं है। सारी जितनी भी पॉलिसी हैं ये सब IMF की पॉलिसी हैं कि आवाम दोस्त पॉलिसियां नहीं है। हम 12 कह रहे हैं, ये जो जितनी भी महंगाई है, जितनी भी जो है गुर्बत आ रही है, ये IMF की वजह से आ रही है, इसको रोका जाए। अच्छा, अब आप मुझे बताइए 1 जनवरी लास्ट डेट, 1 फरवरी से आपके शनाख्ती कार्ड एप्लीकेबल हो जाएगा। ओके जी, टर्न ओवर टैक्स था 10 करोड़ रुपए पे आपका आ गया, आपके मुतालबात ये थे वो तो मान लिए गए। पॉइंट मैं ख्याल में 0.25 नहीं 0.05 की है 10 करोड़ रुपए। 10 करोड़ रुपए हमने इनको बोला है कि 10 करोड़ से ज्यादा जो है उसकी 0.25% किया जाए टर्नओवर टैक्स। ओके, इसके अलावा आपका जो आपका अपना मसला था कि जनाब अली के आपके सेस टैक्स का मसला था, वो सेस टैक्स का मसला भी वैसे के वैसे मौजूद। सेस टैक्स में रजिस्ट्रेशन की जो बात की, जो एक लिमिट बनाई गई थी उसमें, वो लिमिट में सेस रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं लोग, आ रहे हैं लोग स्लो। आपको बताऊं मैं, ये जो निजाम ला रहे हैं, ये जो कागजी निजाम लाना चाह रहे हैं, ये यूरोपियन निजाम है, ये टाइम लगेगा, स्लो एंड स्टेडी काम करना पड़ेगा। इसके अलावा आपका फिक्स टैक्स, उस पर भी आपका इतराज है? फिक्स टैक्स भी जो है वो भी ज्यादा है, अभी भी ज्यादा। मैं आपको बताऊं, फिक्स टैक्स जो है वो प्रॉफिट पे लिया जाए ना आपको। हमारा टर्नओवर ज्यादा है, प्रॉफिट ऑफ मार्जिन कम है। आप जो है टैक्स लें वो प्रॉफिट पे लें। आप जो चीजें जो मांग रहे हैं वो टर्नओवर पे मांग रहे हैं, टर्नओवर पे कभी नहीं होता था, सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन बिलाल साहब बात यह है इसमें कुछ हकायक को समझना होगा। बात यह है कि पूरी दुनिया में इस बात पे कंसेंसस है कि पाकिस्तान में जो हमारा रेवेन्यू है वो 8,000 अरब रुपए साल का होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, जो प्राइम मिनिस्टर भी कह रहे हैं 8,000 अरब, ठीक, और ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। और इसी तरीके से स्मॉल ट्रेडर्स जो है उनसे हमें जो टैक्स मिलना चाहिए वो साल का 800 अरब रुपए मिलना चाहिए। और टैक्स मिल कितना रहा है? 20 अरब रुपए स्मॉल ट्रेडर्स से। और जो बाकी टोटल अगर देखा जाए तो 8,000 अरब में से हमें टैक्स मिल कितना रहा है? 4,000 अरब रुपए। इस साल हो जाएगा 4,000 4,500 अरब। ठीक, वेर एज के इस साल का टारगेट भी हमारा 55 नहीं हो रहा, 5500 अरब का टारगेट। अब बात यह है कि या तो हम कशकोल लेके घूमे
जो कर रहे हैं हम लोग, या फिर अपना अपना टैक्स दें। अच्छा, अब इसको और आसान जुबान में बता दूं मैं आपको, पाकिस्तान में कुछ लोगों के ख्याल के मुताबिक जो स्मॉल ट्रेडर्स हैं वो 20 लाख हैं, कुछ लोगों के ख्याल के मुताबिक 20 लाख नहीं है, 40 लाख है। उन्होंने हर किस्म की मोहल्ले की छोटी छोटी दुकान सारे को उन्होंने इंक्लूड कर लिया। अब अगर 800 अरब रुपए को आप उस पर गिन लें तो एक दुकानदार को साल का 2 लाख रुपए टैक्स देना है, और अगर 20 लाख दुकानें गिन लें तो एक दुकानदार को 4 लाख रुपए टैक्स देना है साल में। वेयर एज के दुकानदार कहते हैं 10,000 रुपए साल का ले लो, ठीक। अब कहाँ 2 लाख या 4 लाख रुपए और कहाँ 10,000 रुपए। मेरा पॉइंट ये है इस बात से कि ये हमें टैक्स के सिस्टम में आना होगा। जब आप टैक्स के सिस्टम में आएंगे, ठीक है, तो ये मुल्क टैक्स देने से मना तो नहीं कर रही है वो, लेकिन बात यह है कि अब ये पता है खौफजदा क्यों है। हाँ। ये साल में 2 लाख रुपए टैक्स देने में मुझे नहीं लगता कि इरफान साहब को कोई, रिजवान साहब को कोई प्रॉब्लम होगी, ठीक। इनको प्रॉब्लम इस चीज से है कि जब ये टैक्स 2 लाख रुपए भी देने जाएंगे और जब अपना नाम वहां लिखाएंगे तो अहलकार ये कहेगा कि भाई 2 लाख रुपए तो तुम्हारा टैक्स ठीक है, अब 4 लाख मुझे भी दो, ठीक। ये जो डरते हैं ये इस चीज से डरते हैं। मतलब ये आप ये समझ लीजिए कि जी सलमान साहब, आप क्या कहेंगे सलमान? हजरत, मैं तो ये कहूँगा इंडस्ट्री के हवाले से कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम करें, गैस प्रॉपर दें, बिजली प्रॉपर दें। कॉस्ट ऑफ डूइंग मैं नौजवानी तालिब इल्म के जमाने से सुन के मैं तंग आ गया हूं यार। कॉस्ट ऑफ डूइंग आप अपने जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, हमारे एरिया कॉम्पिटिटर्स हैं, उनके हिसाब से एक चीज मैं पूछना चाह रहा था जी, आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग में पानी भी है ना? जी, हमारे पानी के में ना, पानी रॉ मटेरियल है। पानी रॉ मटेरियल। मैंने एक बात की थी जी, दुनिया भर में हमने देखा है कंसोर्शियम बनते हैं, ताजरों का एक तंजीम बनती है, कंसोर्शियम बना कर वो बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट पे आते हैं। हमारे यहाँ इसकी तस्वुर नहीं है। हमारे फेडरेशन चैम्बर की झगड़े के चक्कर में ना कोई इधर कोई उधर, ठीक है। मुझे बताइए कि आपका साइट के एरिया, कुरिंगी के एरिया समंदर के करीब है जी, आप लोग क्यों नहीं खुद डिसैलिनेशन प्लांट लगवाते इंडस्ट्री के इस्तेमाल के लिए, ताकि आप लोग अपनी मदद आपके तहत? हम इस वक्त अपने इंडस्ट्रियल एरिया में पानी खुद अरेंज कर रहे हैं। कहां से कर रहे हैं आप लोग? चोरी का पानी खरीद रहे हो? नहीं, हम चोरी का पानी कोई नहीं होता। चोरी का पानी है, ये जावेद बिलानी भी कही कि जावेद का पानी है, लेकिन मजबूर है हम खरीदने पे। नहीं, चोरी का पानी नहीं होता, वो पंप करके हमें देते हैं। सब सॉइल वाटर। सब सॉइल वाटर के अलावा भी अभी भी बहुत सारी लाइनें पकड़ी गई थी। बहरहाल उसमें आप लोगों का कसूर नहीं है, जो धंधा कर रहे हैं तो चोर को पकड़ लें। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। आप हमें पानी दे दें, हमें नहीं चाहिए। आप लोग डिसैलिनेशन प्लांट क्यों नहीं लगाते? एक देखिए कुरंगी और एक साइड, दोनों समंदर के किनारे पे हैं। उसमें भी हमारे अब हबको से हमारा एक चल रहा है। मसला है कि आप लोगों के अंदर इत्तेहाद है ही नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऐसा नहीं है। एक इन्हीं की बात में डीसैलिनेशन प्लांट अगर लगाएंगे ना, उसका पानी पड़ेगा आपको 3.5 रुपए गैलन, ठीक है। वेयर एज के जो वाटर बोर्ड का पानी है वो मेरे ख्याल में 80 पैसे गैलन, मान लिया। ठीक है। ये बात मुझे असदुल्लाह साहब एमडी वाटर बोर्ड, मान लिया आपकी बात। आप ऐसा कह रहे हैं कि आप पहले इनिशिएटिव लें, क्या आप कहें कि गवर्नमेंट को हम लगा रहे हैं, आप उसको उनसे सब्सिडी लें। इस सिलसिले में मैं आपको बता दूं, सब्सिडी लें उनसे गवर्नमेंट से। वेस्ट वाटर पोर्टेबल बनाने का हबको के साथ हमारा एक प्लान चल रहा है साइट में, और वो काफी हद तक आगे जा चुका है। सर, वो कब एप्लीकेबल होगा? कब एप्लीकेबल होगा उसको प्रोसेस में है। हाँ। और इंशाल्लाह गवर्नमेंट से तो आप बात करते हो कि रात को रात सारे काम हो जाए। हमें कोई चीज मिलती ही नहीं है, हमें सारी चीजें खुद करनी पड़ती है। सर सलमान साहब, बात ये है कि देखें, मैं किसी को नहीं कर रहा, आप तीनों हजरात इतने बड़े लोग हैं कि मैं समझता हूं कौम को आपको सलाम करना चाहिए कि आप लोग जो काम कर रहे हैं। लेकिन बात वही होती है कि कुछ चीजें हैं जो कि शायद कि आप लोगों की तरफ से भी वीकनेस हैं, ताजरों और सनतकारों की जानिब से। अपनी एसएसजीसी जैसा एक इदारा, के इलेक्ट्रिक जैसा इदारा आप लोगों को लिफ्ट नहीं कराता, क्यों? वजह क्या है? इतनी पावरफुल लोग हैं आप लोग, आप टैक्स देते हैं, आप सब कुछ करते हैं, वाई? इस सिलसिले में मैं आपसे गुजारिश ये करूं कि हमारा पूरा यूनिटी है, हमारे सारे टोटल 7 जो हमारी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन है कि, और उसमें हम हर जगह उसको वो कर रहे हैं और वो मानते हैं हमारी बात। मगर जहां ऐसी चीजें आ जाती हैं जहां वो भी, जैसे सुई गैस वाले भी हैं, वो कहते हैं कि जी हमें मिनिस्ट्री से नहीं कोटा मिल रहा, और ये सारी चीजें हैं। मगर उसके बावजूद भी हम काफी कोशिश करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमें काफी हद तक चीजें हो भी जाती हैं। हाँ, हो जाती है। अभी आपने एहतजाज किया, माशाल्लाह बहुत बड़ा एहतजाज था ना, आपने तकरीबन मफलूज कर दिया था एसएसजीसी के ऑफिस को ना, कर दिया ना, क्या हुआ? नहीं, ये चीजों का हल कुछ भी नहीं हुआ। ये नहीं है, इससे हल नहीं होगा। इससे मैं आपको बताता हूँ ना, एक मिनट मुझे दें आप टाइम। देखिए, मैं आपको गुजारिश करता हूँ, हमारा जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस का असल इशू है ना, आप सुई गैस की इमारत पे 1 मिनट के लिए वो हट जाते हैं, हमें बोलते हैं जी आप संभाल लें, ठीक है।
क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। वहाँ गैस थोड़ी पड़ी हुई है, सुई गैस की जी बिल्डिंग। बिल्कुल सही है। बात क्या है? बात यह है कि 100 अरब रुपए का सालाना लॉस है हमारा इसमें, गैस में। वही जो आपने चोरी है और ये और जो वो है। UAE आप की सुन है, लीजिए, जो कि- अब आप सुन लीजिए जरा, 2 मिनट दे दीजिए, ठीक है? वो उसमें हमारा लॉस है। तकरीबन 200 अरब रुपए की बिजली हमारे यहाँ चोरी होती है साल की, जो होती है बिल्कुल ठीक? और 200 अरब रुपए की बिजली लाइन लॉसेस में जाया होती है, ठीक? ठीक है। अब वो 400 अरब रुपए का जो बिजली की मद में नुकसान है, उसकी वजह से कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस या तो हमारी बढ़ेगी, या गवर्नमेंट सब्सिडी देगी तो गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी, टैक्स हिर फिर के फिर हमारे ऊपर लगेंगे, तो उससे फिर हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगी। ठीक है। गैस की वजह से कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगी, ठीक है? फिर बिजली की कीमत आ गई। हाँ, तो अब जब कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस हिर फिर के फिर हमारे ऊपर ला दी जाएगी किसी ना किसी अंदाज में, चाहे घरों में बिजली महंगी हो, गैस महंगी हो, चाहे इंडस्ट्री में महंगी, जब वो चीजें महंगी होंगी या चोरी होगी तो वो फिर नापेद होंगी। तो हमारे यहाँ नापेद भी हो रही है, यानी शॉर्टेज भी हो रही है और महंगी भी हो रही है। अब ये चीज जो है ये गवर्नेंस का इशू है कि गवर्नमेंट को अगर लाइन लॉसेस में जाया हो रही है तो वो भी गवर्नेंस का इशू है, अगर चोरी हो रही है वो भी गवर्नेंस का इशू है, अगर बिल रिकवर नहीं हो रहे, आप मुझे 100 रुपए की बिजली देते हैं और मैं आपको 50 रुपए बिल पे करता हूँ, बाकी 50 रुपए देता ही नहीं। ये भी तो हाँ, तो ये भी गवर्नेंस का इशू है। बिल्कुल। बात यह है कि जब तक आप अपनी गवर्नेंस ठीक नहीं करेंगे, चोरी चकारी को कंट्रोल नहीं तो करेंगे, ताजिरी संभाल लेना, पुलिस को ताजिरी संभाल सुने ना, सुने सुने सुने, तरीकेकार नहीं, यही है ना। ऐसा नहीं देखें, हम गलत साइड चले जाते हैं। हाँ। बात यह है, ताजिर का काम है माल बनाना, जी। माल बेचना और अपने पैसे लेके आना। बिल्कुल सही है। उसको उधर ही रहने दें, बिल्कुल दुनिया भर में ऐसा ही उसको होता है। इधर ही रहने दें। बिल्कुल। आज अगर मैं आपको कहूं कि जी आप नेपरा भी संभाल लें, तो भाई क्यों संभाल लें? हर आदमी जो है उसका अपना अपना फंक्शन है, वो अपना अपना काम करेगा। हमें हमारा काम करने दीजिए, जिस काम के लिए हम स्पेशलिस्ट हैं। नहीं, ठीक है? इस जानिब जिस आपने काम कभी के- जो- इमरान देखिए, नहीं, नहीं, वज़ीर आज़म सुनो की ना, तवज्जो दिलाई ऐसे- आपने ऐसे कभी? नहीं ना, हमने बोला वज़ीर आज़म, हाँ। मैंने बोला, मैंने कहा जी हमारे हिसाब से 200 अरब रुपए की बिजली चोरी होती है और जी। 200 अरब रुपए की लाइन लॉसेज में जाया होती है। रज़ाक दाऊद साहब ने, सॉरी, उमर अयूब साहब ने जवाब दिया, उन्होंने कहा कि नहीं जी 171 अरब रुपए है। अब वो जिस तरीके से अदाद शुमार बनाते हैं ना, वो गलत है। अगर वो सही बनाएंगे तो 400 अरब ही बनेगा। पॉइंट यही है कि जब तक आप इन चीजों की चोरा चकारी को, लाइन लॉसेस को नहीं रोकेंगे, और ये उनका काम है, वोट वो लेके आए हैं, मैं नहीं आया हूं। मैंने तो उनको वोट दिया है कि वो इस चीज को मैनेज करें, कंट्रोल करें, ठीक? अब आप मुझे कहते हैं कि ये काम भी मैं करूं तो फिर मेरा काम कौन करेगा? इसलिए हर आदमी को, अभी आपने कहा जी डिसैलिनेशन प्लांट अपने लगा लीजिए, ये नहीं है हल। नहीं, अब बात ये सुन लेना, लगा लीजिए एक नहीं। मिनट दे दें। मेरे कहने का मसला है कि कुछ ना कुछ तो मसले का हल करना है नहीं, ना। नहीं, ऐसे आप नहीं पुलिस हल वालों को मोटरसाइकिल भी दे रहे होते हैं, कैमरे भी लगा रहे होते हैं, देखिए, आप ये पुलिस वालों का नहीं, काम कर रहे हैं, नहीं, नहीं कर रहे हैं। मजबूरी ऐसे में नहीं करने बिलाल पड़ते हैं, साहब, हमारा नहीं, काम मजबूरी नहीं, मजबूरी नहीं। देखिए, एक चीज है CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो हम अपने काम करते हैं, वो हमारे पेशे का हिस्सा है और हमारे फराइज में शामिल है। लेकिन पानी का प्लांट लगाना, बिजली का प्लांट लगाना, अब बिजली की चोरी रोकना, गैस की चोरी रोकना, गैस लेके आना, ये जिसको हमने वोट दिया है, ये उसका काम है, इसीलिए उसको वोट दिया गया है। ये उसका काम है, वो अपना काम करे। जाहिद साहब, मैं आपकी बात को इत्तेफाक करता हूं। मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूं कि गुज़िश्ता आप भी माशाल्लाह मेरे ख्याल में इंडस्ट्री में एक बचपन से, जवानी से ही कर रहे हैं यही काम। आप बात ये कि एक तवील अरसे से हम ये कॉस्ट ऑफ डूइंग और अमन अमान और सारी चीजें सुन रहे हैं, हम ये क्यों नहीं करते कि अब इंडस्ट्रियलिस्ट अब खुद अपने प्रॉब्लम को हल करने की कोशिश करें? ना, बिल्कुल नहीं। देखिए, हम अपने प्रॉब्लम वो हल करेंगे जो हमारी इंडस्ट्री का हिस्सा है, लेकिन जो चीज आपका काम है, अब मैं टीवी स्टेशन भी मैं ही संभाल लूं, ये मेरा काम नहीं है। मुझे अगर आप इस तरफ करेंगे तो हम गलत बहस की तरफ चले जाते हैं। फिर तो ये मसले मसाइल चलते नहीं, रहेंगे। ये मसले मसाइल सुने ना, इसी चीज को तो हम कह रहे हैं गवर्नेंस, कि जिसको आप वोट नहीं, सुन तो लेना भाईजान। सर मैंने सुन ली ना, मैंने कहा आज अब आप ये गवर्नेंस की बात करते हैं आप वोट किस लिए देते हैं? नहीं, मुझे समझाएं ना, आप वोट किस लिए देते हैं? आप वोट, आप डिप्टी कमिश्नर क्यों रखते हैं? बिल्कुल, आप वजीर आज़म कानून के नाफिज हो, आप पुलिस इसलिए वजीर रखते क्यों हैं। लाते हैं, आप पुलिस क्यों लाते हैं? तो बात यह है कि जिसका काम उसी को साजे ना। आपको अपने इदारे ठीक करने हैं, आपको इदारे जो है वो अपने ग्रैब नहीं करने, जो इदारा जिसका है उस इदारे को वहीं ठीक करना है। अगर आप इदारे ग्रैब करना शुरू कर दें, हर इदारे के ऊपर जाके कंट्रोल करना शुरू कर दें, तो इदारे तबाह हो जाएंगे। मेरा कहना ये है कि सलमान साहब, मैं आपसे बात कर लूं, क्या मेरा कहना का मकसद ये है कि हम, आप ताजिर हजरात की बात कर रहा हूं कि जब इतनी प्रॉब्लम है, इतने मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, तो आप खुद इनहसारी की तरफ सोचने की कोशिश मैं बताता हूं, उसका जवाब मैं देता हूं। जरा चावला साहब की इजाजत से, देखिए मैं बताता हूं। चावला साहब बोलेंगे, मुझे बोलने का मौका चावला साहब मेरे भाई हैं, मैं थोड़ी इनकी इजाजत से मैं देखें इसका हल मैं बता दूं, ताकि बात आगे भी तो बढ़े ना, वहीं फंस गए ना। उसका हल ये है कि आप जो पाकिस्तान ने चलना है ना, तो एक्सपोर्ट के सर पे चलना है, ठीक है? एक्सपोर्ट बढ़ानी है। अब एक्सपोर्ट कैसे बढ़ानी है? एक्सपोर्टर को आप एनवायरनमेंट बना दीजिए
ताकि वो एक्सपोर्ट अपनी तसल्ली से करे। उसके लिए आप रेगुलेटरी अथॉरिटी बना दीजिए जो इनकी कॉस्ट कंट्रोल करे। ठीक, आप वो अथॉरिटी का काम रोजमर्रा की बुनियाद पे ये होना चाहिए कि वो ये देखे कि जी हमारे जो 6-7 कॉम्पिटिटर कंट्री है वहाँ पे गैस क्या भाव है, बिजली क्या भाव है, पानी क्या भाव है, इस तरह की सारी चीज़ें जो इनपुट्स हैं उनकी कीमतें ले, हमारी ले, उसका जो भी फर्क है वो बाइख्तियार अथॉरिटी हो, वो उनकी कीमतें खुद ही एडजस्ट कर दे कि जी वहाँ पे इतने सेंट है, वहाँ इतने सेंट है, आपको भी इतने सेंट पे बिजली मिले। रिजवान साहब, आप वो तो इनकी कीमतें एडजस्ट कर दे तो ये एक्सपोर्ट करने के काबिल हो जाएंगे। कमर्शियल सार्फिन को आप करते हैं, मतलब कि जो छोटे दुकानदार हैं वो गैस की खपत होती है यहाँ पर, जैसे कि नान भाई हैं, दूसरे लोग हैं, बेकरी है, मिठाई की दुकान है, दूसरी, इनके भी तो गैस का इस्तेमाल होता है, इनके कैसे होते हैं? बिल्कुल गैस का इस्तेमाल होता है, बड़ी हालत बुरी है गैस की, मैं आपको बता दूं। अब तो शुक्र है कि अब डिफेंस में भी गैस नहीं आती है, वरना तो वहाँ डिफेंस में गैस आती थी। अब बड़े लोगों को पता चल रहा है कि गैस नहीं है। पहले बड़े लोगों को पता नहीं चलता, बड़े लोगों को पता नहीं चलता गैस नहीं है, अब उनको पता चल रहा है कि गैस वहाँ भी नहीं है। तो गरीब आदमी का जो चूल्हा जलाता था बेचारा, वो चूल्हा जलाने से परेशान हो गया है। गैस के प्राइस डबल हो गए, नहीं 3 गुना बढ़ गए जो बेचारा, और उसके बावजूद भी गैस नापैद है यहाँ। लाइन वाली गैस की, सुई गैस की बात बता रहा हूँ। मेरे ख्याल में आज भी लोगों के घर में 120 गज में 500-600 रुपए आ रहा है। नहीं, 500-600 गज वाली बता रहा हूँ मैं आपको, ज्यादा हो गया ये, डबल नहीं 3 गुना ज्यादा। मैं आपको, जो गरीब आदमी जो है ना वो रोटी को तरस गया है, ये पोजीशन है। रिजवान भाई बहुत मौजूदगी के साथ गरीब कोई नहीं है हमारे मुल्क के अंदर, सारे माशाल्लाह खाते पीते हैं, हम गरीब बन के मजलूम बनते हैं। 60% बिलो पॉवर्टी लेवल लोग रह रहे हैं। हाँ, आपको पता है? आपको बताऊं, मैं आपको बता रहा हूँ, तारीखी अलमिया है ये। घरों में हमने देखा है, चूल्हा जला के छोड़ देते हैं और खाना पके ना पके चूल्हा जल रहा है, चूल्हे से उन्होंने खाने उतारा, चूल्हा वैसे ही जल रहा है। आप अस्पतालों में चले जाएं, उनके किचन में जाके देखें कि गैस, तो जब गैस सस्ती होगी तो लाजमी सी बात है कि इस तरह से तो हो गई, जब महंगी होगी तो लोग ख्याल करेंगे ना। नहीं, बिल्कुल महंगी हो गई है, अब लोगों को पता चल रहा है कि किस तरह इस्तेमाल करना है उसको। सलमान साहब आप बताइए कि रिजवान साहब सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं कि महंगी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? ये हमारा अलमिया है, आप सही फरमा रहे हैं कि डोमेस्टिक गैस को हम हमारे से सब्सिडी लेके इनको दी जाती है। असल में मसला ये है कि गैस जो बिलो दी पॉवर्टी लेवल लोग हैं उनके तो गैस है ही नहीं। जो हमारी सब्सिडी दी जा रही है डिफेंस वालों को, पीसीएचएस वालों को, उनको आप उसको सब्सिडी दे। ये आपकी बात दुरुस्त है कि आप कैटेगराइज करें कि लेवल के आप छोटे लेवल वालों को आप सब्सिडी दें, ये बिल्कुल बेहतर। मगर उसके बाद जो रेजिडेंशियल वाले हैं उनको सब्सिडी, आप पहले इंडस्ट्री को प्रायोरिटी पे लाएं। कि इंडस्ट्री चलेगी तो एक्सपोर्ट होगी। मैं आज बताऊं इसका, आप किन इलाकों को आप कैटेगराइज करेंगे कि इनको महंगी करो, इनकी सस्ती करो? जो भी है वो तो अब मुझे इतना ज्यादा मेरा इस पे नहीं है। मैं तो ये कहता हूं कि इंडस्ट्री को जो है आप प्रायोरिटाइज करें, इंडस्ट्री को आप नंबर 1 प्रायोरिटी पे लाएं और इंडस्ट्री को आप टैक्स। बांग्लादेश में मैंने सुना कि सिर्फ गैस इंडस्ट्री के लिए, आई थिंक सो कि मैंने ये सुना है कि बांग्लादेश हर जगह जो है, दुनिया में हर जगह गैस जो है एलपीजी, हर जगह सिलेंडर एलपीजी आप, और हर जगह दुनिया में जो है गैस इंडस्ट्री के लिए नंबर 1 प्रायोरिटी इंडस्ट्री है, उसके बाद रेजिडेंशियल आता है। आप घरों को गैस एलपीजी पे ले जाएं, उन्हें कहें जी सिलेंडर लें, घरों की गैस बंद कर दें। पहले तो था ये पाकिस्तान में, पहले एलपीजी थी ना, आपसे अच्छा इंडस्ट्री 70s की दहाई में एलपीजी थी। इंडस्ट्री में गैस जाया नहीं होती, ठीक है, इंडस्ट्री में घरों में होती है। इसलिए मुझे याद है अय्यूब खान का जो इकोनॉमिक दौर था उसमें उन्होंने सिर्फ इंडस्ट्री के लिए गैस रखी हुई थी, जो नेचुरल गैस है, और बाकी एलपीजी पे सारे सिलेंडर पे चलते थे। नहीं ऐसा तो नहीं है, शुरू हमने बचपन से देखा घरों में गैस ही थी। नहीं 70s के दौर में, 72 के बाद घरों में गैस आई है। 70s से पहले एलपीजी, बर्शन गैस और फॉन गैस, ये 2 गैस चला करते थे और घरों में जो है वो एलपीजी के सिलेंडर आया करते थे। हम तो बचपन से घर में गैस ही देख रहे हैं। सुई आपकी क्या 90 की पैदाइश है? नहीं, तो आप चाह रहे हैं कि लोगों को पुराने जमाने पे ले जाए वापस जो है। देखिए रिजवान भाई, बात ये है कि देखिए एक चीज है, कहीं ना कहीं आपको कंसेंसस करना पड़ेगा ना, कहीं तो आपको समझौता करना पड़ेगा ना। देखिए ये बात बेहतर है कि एलपीजी जो है, एलपीजी 70, देखिए घरों में जो गैस गई है ये 72 में जुल्फकार अली भुट्टो साहब की पॉलिसी थी, वरना उससे पहले घरों में एलपीजी चला करती थी। तो मेरा कहने का मकसद ये है कहीं ना कहीं तो आपको कंसेंसस करना पड़ेगा ना। नहीं बिल्कुल कर, मैं आपको बताता हूँ, जो आपको जो है, जो आपको टैक्स दे रहा है, जो नॉर्मल टैक्स मिल रहा है आपको, उसके हिसाब से आप कैटेगरी बनाए उनको। गैस जो है आपको जरूरत है, हर किसी की जरूरत है। एलपीजी भी हर जगह आप दे नहीं सकते क्योंकि उसमें खतरनाक भी है वो,
उससे हादसा भी रूनुमा होते हैं। हाँ सब तो खैर सभी होते हैं, नहीं इतने नहीं होते, लोग मर जाते हैं इतने नहीं होते, लेकिन एलपीजी से ज्यादा होने का खतरा। मैं इसका हल बताऊं आपको, एक मिनट देखें जी, घरों में हल बताइएगा, पहले उसका सवाल मैं सुनिए। आपको बताऊं, ये जो सिलसिला है इसको जो है आप गैस जो है उसके हिसाब से लोगों को दें। बिल्कुल आप जो है, आप मैं बताऊं रेट बढ़ गया है। मेरा ख्याल रज़ाक दाऊद की जगह आपको रखना चाहिए था, गलती हुई उनसे। नहीं रेट जो है बढ़ गया है। और जो बता रहे हैं आप मियां साहब कि चोरी होती है, चोरी छोटा आदमी गरीब आदमी नहीं करता, बड़ा आदमी करता है। नहीं सर, बड़ा आदमी करता है। बिल्कुल आप मैं जो आपसे इत्तेफाक नहीं बड़े करता। ये गैस की चोरियां, इत्तेफाक नहीं करता। ये जो बिजली की मैं अभी चोरियां, एसजीसी के साथ गया, एसजीसी हमारे पास रिपोर्ट आती है कि जितने इलाकों में चोरी पकड़ी गई है सारे छोटे इलाके हैं। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सारे होता छोटे है। इलाके हैं। मैं आपको बताऊं, देखिए, छोटा वो आदमी बिल डरता है पे काम नहीं करने करते, को। वो चोरी नहीं करते, अच्छा, वो बिल छोटा आदमी नहीं डरता है, मेरे मैं आपको बताऊं ये काम मेरे- करने चोरी वो करता है। बिल बड़ा पे आदमी करने की- कोई नहीं धड़ल्ले से करता करता, है। उसमें ये होता है कि इदारे के अपने लोग इन्वॉल्व होते हैं। नहीं, होता देखिए, होगा, बिल्कुल इदारे के लोग नहीं है। नहीं, सलमान साहब आप बता दीजिए, इससे हम प्रोग्राम के खत्म की तरफ जा रहे हैं। देखिए, गैस हमारा जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो 98% वहां से रिकवरी बिल्कुल मान रहा हूँ आपकी बात। ठीक है। बिजली और की भी, गैस गैस की भी, बिल्कुल सही है। बिजली की भी और गैस गैस की की भी। भी, बिल्कुल और आपकी के बात मान इलेक्ट्रिक ने इंडस्ट्रियल फीडर्स को सारों को लोड शेडिंग से एग्जेम्प्ट किया हुआ है। ये बिल्कुल इसमें किया आपको हुआ। खुद ही आपको जी, इसका मेरे बिल्कुल। आपके सवाल का जवाब मिल गया आपको कि इसमें क्या चीज है। नंबर 1। नंबर 2 ये कि गैस, मेरा तो पुरजोर मुतालबा ये है कि आप इसको इंडस्ट्री को नंबर 1 प्रायोरिटी पे गैस लेके के आएं। ना होने की वजह से एक्सपोर्ट में नुकसान कितना हुआ अब तक? आप कराची जो है वो 54% पाकिस्तान की एक्सपोर्ट का कंट्रीब्यूट करता है, और उस 54 में से 87%, 54 का 87% साइड एरिया कंट्रीब्यूट करता है। तो नुकसान कितना हुआ? और पिछले 1 साल से गैस नहीं हुआ, आप समझ लें तकरीबन आप कोई 20 अरब रुपए का एक महीने में गैस ना होने की वजह से नुकसान हुआ। तो अब तक 2 महीना हो गए तो 40 अरब रुपए हो गए। 40 ज्यादा, अरब रुपए। ज्यादा। आप जरा इसको कैलकुलेट कर दीजिए सारी के एक कॉम्प्रहेंसिव तौर पे कि क्या एंडिंग क्या होनी चाहिए इसकी, क्या लेकिन ये solution बात होनी यह है कि इस वक्त गैस ना पंजाब में ना कराची में, ठीक, लेकिन पूरे सिंध मुल्क में। सिंध में तो गैस सबसे ज्यादा अरे होती है सर, ना, अब ये भी उसको तो ध्यान छोड़े में ना, आप रखें तो ना। गैस की जब बात कर रहे पंजाब हैं, में तो नहीं शॉर्टेज होती की, ना। गैस की शॉर्टेज की जब बात कर रहे हैं तो गैस तो पूरे मुल्क में शॉर्ट है। यहाँ के लोग कह रहे हैं कि गैस यहाँ से पंजाब जाएगी। अरे सर सुन तो ले बात पूरी। बात यह है कि ये गवर्नेंस का इशू है, गैस की शॉर्टेज का इशू नहीं है। गैस तो आप मंगा सकते हैं जितनी चाहिए आपको, गवर्नेंस का इशू Governance का है। issue। तो जब आप गैस मंगाएंगे नहीं, लोगों को देंगे नहीं, तो आप फिर कहाँ एक्सपोर्ट की बातें करेंगे? एक्सपोर्ट ये 40 अरब बता रहे हैं, 40 अरब से बहुत ज्यादा लॉस बहुत हुआ ज्यादा है loss हुआ। ये, और उसमें ठीक ले है। ऑफ बहुत ज्यादा हुए, बहुत आपकी शुक्रिया। कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ठीक। इसमें सारी चीज को पूरे मुल्क के होलिस्टिकली अगर आप देखें, बाबू के नजदीक तो बड़ी सिंपल सी बात है कि जी हमने आपको 3 महीने आपसे एग्रीमेंट किया हुआ कि हम आपको गैस नहीं देंगे। अरे भाई 3 महीने फिर वो क्या फैक्ट्री बंद करके बाहर चला जाए? वो क्या करे? वो बात कहते ये हैं ना कि समर वेकेशन में चले जाएं आप लोग। नहीं तो 3 महीने, फिर इसका मतलब है ठीक। आप अपने टारगेट जो सही। 9 महीने पे बनाएंगे चलिए, export बहुत के। शुक्रिया सर। कैसे चलेगा? बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर तीनों हज़रात का। हो सकता है कि बहुत सारी गुफ्तगू में कुछ तशरीह रह गई होगी नाज़रीन, लेकिन वक्त की कमी की बात से हम बहुत सारी चीज़ों को हम डिस्कस ना कर सके। लेकिन बहरहाल ये बात तय है कि हुकूमत को इस जानिब तवज्जो देनी पड़ेगी कि तवानाई के मसले को हल किया जाए, वरना पाकिस्तान में जो वज़ीर आज़म का विजन है वो तकरीबन मेरा ख्याल है कि आई थिंक सो के नाकाम हो जाएगा। बिलाल हसन को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले हफ्ते इसी दिन इसी प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।